मैं आपके पास आता हूं, निश्चित तौर से मैं आता हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपकी तरफ मुखातिब हूं। और जब मैं पहली बार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हो, धन्यवाद। जी, मैं अब जो आकलन है, जो अनुमान है, उससे क्या लगता है कि मूछ जो है ऊपर होगी और ऊपर होगी? 100% ऊपर हो गया, आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कंफर्टेबल हाँ, मेजोरिटी के साथ बनेगी। लेकिन जो अनुमान दिखाई दे रहा है उसमें तो लग रहा है कि कहीं कुछ चूक हो गई है। जैसे जो अनुमान डिफरेंट टीवी चैनल्स के आ रहे हैं और हम जो दिखा रहे हैं उसमें तो जो 6 है उसमें 4 में तो लगता है कि टीएमसी ने बहुत छोटे से मार्जिन से लेकिन सरकार बनाती हुई दिख रही है वो। संभावना बिल्कुल भी नहीं है, उनका अनुमान हो सकता है, पर बंगाल में और अन्य प्रदेशों में अंतर है थोड़ा सा। बंगाल में हिंसा की राजनीति, डर की राजनीति, भय की राजनीति है। तो वहाँ जो मुखर मतदाता वो है जो सरकार को वोट देता है, और ऐसा मतदाता जो विपक्ष को वोट देना चाहता है वो चुप है, क्योंकि डर है, भय है। यदि वो बोलता भी है तो आगे पीछे देखता है, कोई सुन तो नहीं रहा है। और इसलिए इस प्रकार के जो अनुमान है, इस प्रकार के सर्वे, उनको कोई चुनौती नहीं देता, पर उनकी एक्यूरेसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कोई भी करेगा वो। आप तो इतने बंगाल में घूमे, आपने बहुत सारी विधानसभा में जाकर देखा है, और आपने भी महसूस किया होगा कि जो टीएमसी का बंदा वो बड़ा मुखरता से बोलता था, और जो बीजेपी का बंदा वो बड़ा डर डर के बोलता था। ये थोड़ा सा अंतर है। तो मुझे लगता है कि ये अनुमान 2 तारीख को बहुत स्पष्ट हो जाएगा, और मेरा दावा है कि 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बनेगी। ये हम 2 तारीख को फिर एक बार भैया जी आपके साथ मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम मैं निश्चित तौर से आपसे मुलाकात करना चाहता था चुनाव के दरमियान, पर क्योंकि बहुत व्यस्तता आपकी भी थी और जिलों में घूमना था, इसलिए मैं नहीं मिल पाया आपसे। लेकिन मैं इसमें तो मैं दर्शकों तो तमाम सारे लोग जानते ही हैं आपको। आप कई ऐसे प्रभारी रहे हैं चुनाव के, जो कि बड़े कठिन, उसमें से आपने चाहे वो हरियाणा से शुरुआत की हो, आप निकाल के लाए हैं। और मेन स्ट्रेटेजिस्ट कहे और पूरे एंकर रोल अदा किया है आपने जहां तक बीजेपी का सवाल है। लेकिन आपको लगता है 2 सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मैं जानना चाहता हूं। एक तो ये कि जो लास्ट के 3 फेज चुनाव के हुए हैं बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं बीजेपी के लिए, और उस पर बहुत सारा दारोमदार है 3 पे, आखिर के 3 पे। उसमें कोविड का रोल क्यों, कितना असर दिया है और कितना टर्नआउट जो हुआ है उसमें बीजेपी को हुआ, एक सवाल ये। और दूसरा जिसको आप कह रहे हैं कि वो जो साइलेंट वोटर है, तो यानी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हम सारे लोग ये कह रहे थे कि 11-12 सीट से ज्यादा लोकसभा सीट बीजेपी के पास, 11 मैक्सिमम 12 से ज्यादा नहीं आने वाली, वो 18 पहुंची, तो साइलेंट वोटर ने कमाल किया था। तो वैसा कमाल इस बार भी होने वाला है। ये 2 सवाल है आपसे प्रमुख तौर से, जो लास्ट के 3 फेज हुए उन पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी लोग शंका कर रहे हैं कि लास्ट के 3 फेज में, इसलिए कि पिछली बार लोकसभा में यहाँ पर हमको बहुत कम सीट मिली थी। जो लास्ट की, इसको प्रेसिडेंशियल इलाका कहते हैं हम लोग, इसमें लगभग 108-9 सीट आती है। इसमें थोड़ी सी हमको कम सीट मिली थी, सफलता कम मिली थी लोकसभा में। इसलिए लोगों का अनुमान है कि यहाँ पर टीएमसी को बढ़त मिलेगी। पर ऐसा नहीं है। लोकसभा के बाद हमने यहाँ पर प्रेसिडेंशियल एरिया में जिस तरीके से हमने मेहनत की, और विशेषकर इस क्षेत्र को मैंने खुद ने देखा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। और आपके तीनों फेज, मैं आपको भैया जी एक एक फेज के बारे में अगर बताऊं, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। पर छठे फेज पे हमने कंफर्टेबल मेजोरिटी के पास, हम मैजिक नंबर के पास आ गए थे, और 7वें में हमने सरकार बना ली, और 8वें में हमारी बढ़त है। और इसलिए हमें बिल्कुल शंका नहीं है 1% भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही बंगाल में। बनेगी, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बनेगी, और आने वाले समय में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। दूसरा आपने प्रश्न किया कि कोविड का प्रभाव 200। थोड़ा हुआ है, हाँ थोड़ा हुआ है हाँ, अर्बन बहुत एरिया बहुत में। बहुत वो जानना थोड़ा चाहता, हाँ। थोड़ा हाँ थोड़ा हुआ हुआ। है अर्बन एरिया में। लोग वोट डालने नहीं निकले, ये बात सही है, और उसमें हमें थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है। पर हमें इसका अनुमान था, इसलिए हमारे जी। कार्यकर्ताओं को हमने इस प्रकार लगाया था कि जहाँ हमारा वोटर से वो के घर जाए और उनको निकाल के लाए। तो आपने देखा होगा कि सुबह हमारा जो अर्बन एरिया का वोट प्रतिशत था वो 40 भी क्रॉस नहीं किया था 1 बजे तक, और उसके बाद शाम तक आते आते 60 के आसपास हम पहुंच गए। तो हमने उन सब कार्यकर्ताओं को फील्ड में बैठकर और उनको निकाला, तो हमारा
जो प्रतिशत था वो पिछले लोकसभा में जितना था उसके करीब ही पहुंच गया है। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा असर नहीं मैं होगा, आपको ग्रामीण एक क्षेत्र बात में के लिए इसका बिल्कुल साधुवाद असर देना नहीं। चाहूंगा। हाँ, मैं आपको एक बात का साधुवाद देना चाहता हूं, और जो मेन स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं मैं उनको इस बात के लिए पूरा क्रेडिट देना चाहता हूं कि आप, खासतौर से आपको, कि आपने इस बात को मान लिया, क्योंकि एक अनुमान है मेरा भी, और वो अनुमान ये कह रहा था कि ये जो आखिरी के 3 फेज हैं इनमें आपको थोड़ा नुकसान हुआ है। अब ये अनुमान मेरा भी है, और ये जरूरी नहीं कि अनुमान कहीं सही बैठे, लेकिन आपने भी उस चीज को तस्दीक की कि हाँ वहां पे कुछ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो जो 200 पार का नारा था वहां तक तो नहीं विजय वर्गीय जी, आप तो नहीं पहुंचते ना जी, अब तो नहीं है, वो तो लगता नहीं है ना। उसके आसपास ही रहेंगे। देखिए, 200 से 10-15 कम होगी, और अगर अंडर करंट चला है तो उसके क्रॉस भी पहुंच जाएंगे। पर एक कंफर्टेबल मेजोरिटी जिसको कहते हैं ना, वहाँ हमेशा नहीं कि हम 150 या 160 आ रहे हैं, नहीं, इसको क्रॉस करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यानी आप उसके आसपास पहुंच जाएंगे, ये आप कहते हैं कि हम 200 के हाँ, आसपास पहुंच जाएंगे, आसपास या पहुंचे जी। क्लियर, क्या क्लियर मेजॉरिटी को क्रॉस करेंगे, जहां आसपास पहुंचेंगे। नहीं, लेकिन एक एक मेजोरिटी चीज तो बार हमने, बार लोगों ने कही, और मैं हाँ, आप आप कुछ बोलिए, कह मैं रहे जवाब थे दूंगा। आप बोलिए पहले। जी। मैं एक एक चीज लगातार जी, एक चीज लगातार हम देख रहे थे कि चुनाव में मैं 1.5 महीने वहां था और आप तो लंबे समय से वहां रहे, तो एक चीज लगातार देख रहे थे कि बेहद जबरदस्त कॉन्फिडेंस, और लोग कह रहे थे कि साहब ये कॉन्फिडेंस है क्यों, कैसे दिख रहा है, क्योंकि साइलेंट वोटर के बिहाफ पे सिर्फ इतना आ जाए, क्योंकि आप चाहे जितने सर्वे करा लीजिए, आप चाहे जितने तक घरों तक घुस जाइए, लेकिन आप ये कॉन्फिडेंस तो नहीं ला सकते ना कि नहीं साहब हम 200 के क्रॉस कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस का क्या क्या स्थिति क्यों थी, ये मैं जानना चाहता हूं। आपको लग रहा था कि ममता बनर्जी की सॉइल कहीं पे, जमीन कहीं पे, क्योंकि आप मेन स्ट्रेटेजिस्ट है, मैं जानना चाहता हूं कहां कमजोर थी आपको लग रहा था, और किस जगह आप उस पर टारगेट कर रहे थे। ये सवाल मैं निश्चित तौर से आपसे पूछना चाहता था, अब मैं जानना चाहता हूं, आखिर चुनाव खत्म हो चुके हैं अब। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व का एक तो जबरदस्त प्रभाव है पश्चिम बंगाल के अंदर। जब केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के बारे में लोग कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैं बताऊं कि 80 लाख गैस के चूल्हे उज्ज्वला योजना के माध्यम से पश्चिम बंगाल के घर घर में गए। किसी को एक नया पैसा देना नहीं पड़ा, उसके घर में फ्री में गैस का चूल्हा पहुंच गया गरीब व्यक्ति के यहाँ। यदि वही व्यक्ति राज्य सरकार की किसी योजनाओं का लाभ लेता है, जैसे चावल भेजे मोदी जी ने, वो राज्य सरकार की पीडीएफ एजेंसी के माध्यम से पहुंचना थे, तो वो चावल आधे मिले उनको, आधे मिले ही नहीं। तो इसलिए एक नारा लगा था, आपने सुना होगा, चाल चोर सरकार और नहीं दरकार। तो राज्य सरकार की किसी भी योजना में अगर उनको लाभ प्राप्त करना हो तो सिंडिकेट या टोलाबाज लोग सामने आते हैं और वो उनका कमीशन देते हैं। पर केंद्र सरकार की कोई भी योजना, तो उसका लाभ उनको सीधा मिलता है। तो एक दोनों सरकार को कंपैरिजन करने का लोगों को मौका मिला। 80 लाख घरों में उज्ज्वला योजना का गैस का चूल्हा पहुंचा। आप कल्पना कर सकते हैं 80 लाख कितनी बड़ी संख्या होती है, और वहां पर उनको एक नया पैसा नहीं लगा। वे सब माताएं जो आज गैस के चूल्हे में भोजन बनाती है, वो मोदी जी को धन्यवाद देती है कि हमको निःशुल्क गैस का चूल्हा मिला। फिर कोविड के दौरान सीधे 500 रुपये उनके खाते में गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। एक नया पैसा उनको कहीं टोलाबाजी के लिए लेना पड़ा। मुझे लगता है केंद्र से पैसा आता, सीधा हमारे खाते में पहुंच जाता, पूरा पहुंचता, 100% पहुंचता। और राज्य सरकार की किसी भी योजना जी का उनको लाभ लेना जी। हो तो बीच में सिंडिकेट आते हैं। तो लोगों को एक मोदी जी की योजना और ममता जी की योजना में फर्क ये दिखा कि यहाँ पर टोलाबाज लोग रहते हैं, यहाँ पर सिंडिकेट लोग रहते हैं। और हमारे नड्डा जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द बोला कि रिटेल करप्शन, रिटेल भ्रष्टाचार जो था, जिससे नीचे के लोग बहुत परेशान थे, उनका ममता जी के खिलाफ बहुत जबरदस्त गुस्सा था। और उस गुस्से का अंदाज हमें हो गया था। हमें लगा कि हमें अच्छा प्रशासन लेकिन देने एक के चीज लिए रही, हमको जो, लेकिन साहब एक चीज रही, बड़ा बड़ा भाषा की मर्यादाएं तोड़ी गई, दोनों तरफ से टूटी बहुत ज्यादा। ये चुनाव तो आप मानते हैं इस बात को, मर्यादाएं बहुत टूटी, नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं चुनाव लगता तो कि नहीं देखा किसी ने। हमारे किसी सीनियर लीडर ने कभी मर्यादा लांघी हो। चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे हमारी स्मृति दीदी हो, जितने भी हमारे, चाहे योगी जी हो, जितने भी लोग आए, सबने बड़ी मर्यादित भाषण दिए और कहीं पर भी कोई मर्यादा लांघने का काम नहीं किया। हाँ, ये बात सही है कि दीदी ने ममता काफी जी कहती है, ममता अपशब्दों जी का कह रही प्रयोग थी ना, किया। ममता जी ने कहा, विजय वर्गीय जी, ममता जी ने कहा ना, दीदी 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 क्या करते, दीदी 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 क्या होता है, तो ये उन्होंने कहा, दीदी तो बड़ा उन्हें लगा सम्मान कि उस तरह सूचक, से जैसे बड़ा, बोला जाए तो वो जैसे नहीं बोला गया। प्रधानमंत्री जी ने दीदी बोला, उन्होंने
बार बार दीदी बोला, दीदी ने ये भी कहा कि दीदी यदि आपको हमला ही करना है तो मुझ पे कर दो, और इन गरीबों पे मत करो, इन किसानों पे मत करो। उन्होंने तो हमेशा दीदी का सम्मान व्हील किया। चेयर पे आप आपने मजाक क्यों बना बुरा दिया, भाषण। व्हील चेयर पे अब मजाक वो बना दिया। मजाक, अब इसीलिए लोग हंसते थे कि लोग, दीदी उनको दुशासन कहती थी और वो दीदी का सम्मान पूर्वक आदर करते थे। तो थोड़ा सा लोगों को लगा कि एक तरफ एक तरफ प्रधानमंत्री जी कितने सम्मान से बोलते हैं और एक तरफ दीदी इस प्रकार बात कर रही है, तो लोगों को थोड़ा लगता तो है कि दीदी की भूमिका क्या है और प्रधानमंत्री की भूमिका क्या लास्ट एक है। सवाल का जवाब दे दीजिए जनाब, एक लास्ट एक सवाल का, लास्ट सवाल का एक जवाब दे दीजिए कि ये चुनाव मोदी जी वर्सेस ममता रहा या नहीं। नहीं, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ममता जी था। मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे और मोदी जी के नेतृत्व पे जी, लोगों को विश्वास है। अमित बहुत शाह जी की बहुत रणनीति थी, शुभकामनाएं, बहुत नड्डा जी का शुभकामनाएं साहब, मार्गदर्शन था। बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, बहुत शुभकामनाएं विजय वर्गीय जी, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत लंबे समय से आप पश्चिम बंगाल में हैं, बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं। और आगे मेहमानों की